remember we met, I could tell by your smile. सादिया बिद्दा राइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम सादिया बिद्दा के नावल एक गुरेज़ा मौज की खातिर की चौथी किस्त यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं सादिया बिद्दा के नावल एक गुरेज़ा मौज की खातिर की चौथी किस्त। जिंदगी ने हमें मौके दिए, मगर हमने अपना असल कभी फरामोश ना किया। आज भले मैं लोगों के जूते साफ करता हूँ, मगर 8 लोग झुक कर सलाम करते हैं कि मैंने इल्म नाफे हासिल किया, अपने इल्म पर फ़ख्र न किया और अपने पेशे को हकीर न जाना। अपने इल्म पर कभी फ़ख्र न करना कि इल्म पर फ़ख्र इंसानियत का दुश्मन बन जाता है। अब्बा अपनी बात ख़त्म करके जा चुका था और मैं वहीं महवे हैरत से खड़ा था। मैं जानता ही ना था कि मेरा बाप इतना काबिल था। मैं जो अपने बाप की गुफ्तगू से अक्सर मुतासिर हो जाता था, इस बात से ही नावाकिफ़ था कि गुफ्तगू का हुनर मेरे बाप ने इल्म से सीखा था। मैं अपने आप में शर्मिंदा रह गया था, मगर मेरी राहें बड़ी खोटी थीं। मुजस्सम रोशनी के होते भी मेरे नसीब में भटकना ही लिखा था। इसलिए दिल के झुकने के बावजूद दिमाग की सुनता मैं कराची चला गया था और कराची में एक नई ज़िंदगी शुरू हुई थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। मेरे भटकने के तमाम रास्ते खुले थे। मुझे नौकरी जल्द ही मिल गई थी। चंद माह बाद मुझ पर खुला था कि कंपनी दरअसल थी क्या। ज़ाहिरी तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता कंपनी अंदर ही अंदर कैसे मुल्क दुश्मन अनासिर को तक़वियत दे रही थी, ये चंद माह में ही मुझ पर आया हो गया था। मैं पलटना चाहता था, मगर 6 माह में जो आसाइशात मेरा मुक़द्दर हुई थी, मैं पलट न सका। इस दलदल में गहरा और गहरा अंदर ही अंदर उतरता चला गया। अब्बा को जब एक कसीर रकम भेजी तो मेरा रिज़्क़ के हलाल कमाने वाला बाप हराम की बू पा गया। जिंदगी में पहली दफ़ा अब्बा बड़ा गुस्सा हुआ, मुझे थप्पड़ भी मारा। जिंदगी का पहला थप्पड़ में जो नसीहत चाहता तो पा सकता था, मगर मैं अब्बा से लड़ झगड़ कर वापस शहर आ गया और यूं ही 2 साल गुजर गए। कराची में मेरा अपना बंगला था, गाड़ी थी, दुनिया की हर आसाइश मुझे मैसर थी। बस एक सुकून को मैं तरसने लगा था। अब्बा बीमार था। मैं जब घर पहुंचा तो अब्बा ने बस मेरे सलाम का ही जवाब दिया कि जब से मैंने गलत राहों का इंतखाब किया था, अब्बा ने मुझसे कलाम तक करना छोड़ दिया था। इस बार मैं तकरीबन 6 माह बाद आया था और उरियम को देखकर मुझे कदरे हैरानगी हुई थी। इसकी रंगत कुमलाई हुई थी, आंखों के नीचे भी हल्के पड़े हुए थे। इसे देखकर मुझे यही ख्याल गुजरा था कि वो शायद बीमार रही है, मगर इससे पूछा ना था कि हम काफ़ी तवील अरसे एक छत तले रहे थे, मगर मैं इसे मुखातिब ना करता था। वही अक्सर कभी चाय तो कभी खाने के लिए मुझे बुलाने आती थी और सिर्फ मुझे बुलाकर चली जाती थी कि मैं बात करता ना था, वो आगे से कुछ कैसे कह सकती थी। मुझे याद है जब मैं कराची जा रहा था, मुझे इसकी मद भरी आंखें कुछ कहती हुई लगी थी, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया था। और 6 माह बाद जब लौटा था और मुझ पर अब्बा ने वापसी के रास्ते बंद कर दिए थे, इस वक्त इन आंखों में कैसी इल्तिजा थी, मैं जान कर महसूस कर कर भी अनजान बन गया था। और अब ऐसा क्या हुआ था कि मद भरी आंखें बड़ी उदास थीं, बड़ी खामोश थीं और ये उक़्दा भी खुल गया था। अब्बा ने इसकी शादी अपने भाई के लड़के से तय कर दी थी। मैं तो सुनकर ही
غصے سے آپے سے باہر ہو گیا تھا، مگر ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی آخری نشانی ایسے شخص کے پلے نہیں باندھ سکتے جو حرام کی کمائی سے اپنا گھر اور پیٹ کا دوزخ بھر رہا ہے۔ میں نے ابا کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ میری ہر دلیل بیکار تھی۔ ابا نے اریم کی شادی طے کر دی تھی۔ 1 ماہ بعد اریم کی شادی تھی اور میں ابا سے لڑ جھگڑ کر واپس شہر جا رہا تھا، اور تب پہلی دفعہ اریم مجھ سے مخاطب ہوئی تھی، مجھے شہر جانے سے روکنے کے لیے کوشاں تھی۔ روتی سسکتی اریم نے اظہار محبت کی منزل طے کر ڈالی تھی۔ آج کی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی آخری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔